अब प्रश्न संख्या 4 के पहले सवाल को देखिए। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए, बनाते हैं। इसमें लिखा है, अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए, इसमें लिखा हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोगों के पास जो सवाल दिया हुआ है, टोटल इसके अतिरिक्त 3-4 और सवाल दिया हुआ है, तो सबको हम लोगों को एक एक करके बनाना है। तो पहला सवाल ये है, लेकिन इसमें सभी ये सवाल जो है मेन यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें हम लोगों को पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके द्वारा हम लोग रैखिक समीकरण का युग्म निकालेंगे और युग्म निकालने के बाद फिर जांच करेंगे कि हल का अस्तित्व है या नहीं है। अगर हल का अस्तित्व होगा तो किसी बीजगणितीय विधि द्वारा हम लोगों को आगे ज्ञात कर लेना है, चाहे प्रतिस्थापन विधि द्वारा या विलोपन विधि द्वारा या वज्रगुणन विधि द्वारा, ठीक है, जो अच्छा लगे। ठीक, तो आगे यहाँ पर देखिए, पहला सवाल में बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब छात्रावास में जो भी लड़का रहता है या छात्र जो रहता है तो उसको एक फिक्स तो पैसा देना ही पड़ता है। और दूसरा चीज क्या बोल रहा है, तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। मतलब अगर कोई छात्रावास में रहना चाहता है तो पहले तो महीना भर के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही होगा। अब दूसरा चीज क्या है कि जितना दिन वहां रहेगा तो खाना के हिसाब से एक्स्ट्रा वो लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये यानी कि एक तरह से चार्ज करता है छात्रावास। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी कि 20 दिन वहाँ पे छात्रावास में भोजन किया है और उसने 1000 रुपये छात्रावास को दिया। ठीक है, और दूसरा जो विद्यार्थी है बी, वो 26 दिन रहता है और वो 1180 रुपए देता है। तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त यानी कि प्रतिदिन का भोजन का अतिरिक्त मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सवाल दिया है कि नियत व्यय मतलब क्या, फिक्स रेट उसका क्या है पूरे महीने भर के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो जितना दिन रहेगा उतना दिन के लिए एक एक दिन का भोजन का यानी कि मूल्य क्या है उसको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे सबसे पहले। ठीक है, सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद लिखना है, माना कि नियत व्यय x रुपए एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए है। ठीक है, तो इस प्रकार से मान ली नियत खर्च जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, नियत भाग, तो उसको हम लोग x मान लिए हैं, तो ये तो देना ही होगा। अब जितना दिन रहेगा उतना y देना होगा। मतलब अगर एक दिन रहेगा तो एक दिन का खाना खाया है तो एक दिन के लिए y रुपए, 2 दिन अगर रहेगा तो 2y, 3 दिन रहेगा तो 3y। उसी तरह से अगर ए लड़का जो है वो 20 दिन रहा है तो 20y देना ही होगा और x साथ में देना पड़ेगा, वो फिक्स ही है पहले से। तो अब हम लोगों को लिखना है प्रश्न से समीकरण बनाने के लिए। प्रश्न से, प्रश्न में देखिए क्या बोला है कि 20 दिन के लिए ए ने 1000 रुपया दिया। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे 20 दिनों के लिए ए ने 1000 रुपए दिए। तो बस इसी चीज को हम लोग कन्वर्ट करेंगे समीकरण के रूप में। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, x रुपए तो लगेगा ही, ये फिक्स ही है। और दूसरा क्या है, अगर 20 दिन रहा है तो 20y लगेगा साथ में, बराबर 1000 रुपए है। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे। ये आप अगर अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, देखिए, फिक्स जो किराया था, मतलब फिक्स जो यानी कि भाग था, उसको x तो माने ही है। 500 रुपये मान लीजिए कि ले लिया, तो 500 रुपये तो वो लेगा ही, क्योंकि हॉस्टल का भी कुछ ना और मतलब खाना के अलावा और कुछ ना कुछ खर्चा होता है। ठीक है, समझ गए, तो वो चीज़ तो लिया ही है, तो वो देना ही है सबको। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि कोई अगर महीना भर नहीं रह पाया, अगर एक ही बार में फिक्स कर दे कि 2000 ले लेंगे, तो महीना भर अगर कोई बच्चा नहीं रह पाया तो उसको तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो 20 दिन का 25 दिन का अगर मान लीजिए कि 5 दिन रहा तो 25 दिन का तो उसका खाना का भी तो बेकार का ही पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो उस स्थिति में बोला गया है कि 500 तो देना ही होगा। अब जैसे रूम का किराया हो गया, ये सब के लिए। और दूसरा चीज क्या है कि जितना दिन अब खाना खाएगा उतना दिन के लिए हो जाएगा, मतलब खाना का पैसा बच्चा के लिए बच गया, ये एक्स्ट्रा ये चार्ज नहीं कर रहा है। ये अच्छा मॉडल है एक तरह का। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर देखिए बी ने 26 दिन के लिए कितना रुपए, 1180 रुपये अदा किया है। तो 1180 के द्वारा भी हम लोग दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः प्रश्न से,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 दिनों के लिए बी ने 1180 रुपए दिए। ठीक है, तो बस यही चीज करना है कि 100 रुपए तो इसको पे करना ही होगा, और 26 दिन रहे तो 26 गुना वाई, तो 26 वाई बराबर 1180 रुपए हो जाएगा, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 के अस्तित्व का जांच करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला भी गया था कि अस्तित्व होगा तो बनाएंगे, नहीं होगा तो नहीं बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जांच करने के लिए यहाँ पर करना होगा A1 बटे A2। तो A1 बटे A2 का अगर जांच करेंगे तो A1 का मान देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में x के साथ में 1 है, और A2 में भी, A2 के स्थान पर भी देखिए यहाँ पर 1 है, समीकरण 2 में भी x के स्थान पर 1 ही है, तो 1 बटे 1 मतलब 1। और दूसरा हो जाएगा B1 बटे B2, तो B1 का मान देखिए यहाँ पर 20 है y के साथ में जो है, और यहाँ पर है 26, तो इसको कटाएंगे तो 10 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कटाएंगे 10 बार में, और 2 से कटाएंगे 13 बार में, तो यहाँ पर 10 बटे 13। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है A1 बटे A2 और B1 बटे B2 का बराबर नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 है, अतः इस समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है। चूंकि इस स्थिति में आपको पता होगा कि रेखा जो होता है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा, और एक हल होगा, तो यही चीज तो हमको चाहिए x और y का मान निकालने के लिए। तो लिख दिए कि अस्तित्व यानी कि हल का अस्तित्व है। ठीक है, तो अब आगे करना क्या है, अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे और उसके बाद बनाएंगे। तो लिख देते हैं विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि द्वारा ही हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या वज्रगुणन विधि, जो भी विधि को आप बनाए, जो भी विधि द्वारा बनाइएगा उसको आपको लिख देना है कि विलोपन विधि से या वज्रगुणन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, ज्यादा अच्छा यही होगा, तो इसीलिए इसी के द्वारा बना रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिख देना है समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 और 2 देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000 है, और दूसरा जो है x प्लस 26y बराबर 1180 है। तो अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए x का गुणांक बराबर है ही, कुछ गुना भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग घटा देंगे तो कट जाएगा x का मान, तो यहाँ पे माइनस माइनस में आ जाएगा, ये कट जाएगा, 20y में 26y घटाएंगे तो माइनस में 6y बचेगा, और यहाँ पर देखिए 180 बचेगा। 1000 में से 1180 घटाएंगे तो माइनस में यहाँ पे 180 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 18 यानी कि 30 बार में कट जाएगा, यानी कि y बराबर 30 हो गया। अब y क्या था, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, मतलब एक दिन के भोजन का मूल्य 30 रुपए है। ठीक है, और अगर इसी वैल्यू को हम लोग किसी समीकरण में रख देंगे तो x का भी मान निकलेगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो अगर 1 में रख रहे हैं तो देखिए 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000 है। ठीक है, तो यहाँ x और प्लस 20 और गुना 30 हो जाएगा बराबर 1000। तो इसको हम लोग करेंगे क्या, x और 20 या 60 यानी कि 600 हो जाएगा, तो 1000 में से इधर ले जाके, ये प्लस में 600 है तो उधर जाके घट जाएगा 600, तो इसीलिए x बराबर हो गया 400। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः नियत जो बोला गया था व्यय, नियत व्यय यानी कि नियत खर्च x बराबर 400 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ पर 400 रुपये लिख दिए हैं, एवं प्रतिदिन के भोजन का व्यय ये हो जाएगा, यानी कि y था तो y बराबर निकला था 30 रुपये, तो 30 रुपये लिखेंगे। तो ये देखिए इसीलिए यहाँ पे बच्चा सबको बेनिफिट होगा, इसी चीज को लेके ये आंसर हो गया। ठीक है, बेनिफिट क्या होगा कि पहला तो नियत व्यय जो है 400 रुपया दे ही दिया। ठीक है, और जितना दिन खाना खाएगा उतना दिन का 30-30 रुपया लगेगा, लेकिन यही अगर फिक्स कर देता है एक ही बार में, तो जो खाना खाता उसको भी उतने पैसा देना पड़ता है, और जो खाना नहीं भी खाता घर में जाके बैठ गया 10 दिन तो उसको भी उतना ही पैसा देना पड़ता, मतलब 10 दिन का फालतू ही देना हो जाता।
तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए पहले भी बोल रहे थे कि ये इस तरह का जो अगर मान लीजिए कहीं पे भी अगर दिया हुआ हो इस तरह का सुविधा तो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, जितना दिन रहेगा उतना दिन खाना खाएगा और उतने दिन का पैसा देना होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा सवाल बन चुका है। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।